बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न ब्लडी बिगिनिंग्स। कहानी शुरू होती है सन 1974 से, जहां पर हमें वेस्ट वर्जीनिया में एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहां पर उन लोगों को रखा जाता है जो डिफॉर्म है, और इनकी डिफॉर्मेशन का कारण इनब्रीडिंग है, यानी कि अपने परिवार में ही संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना। यहाँ का जो डॉक्टर होता है दूसरी डॉक्टर को यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट से मिलवाता है, और ये होते हैं 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई। वो बताता है कि इन्हें जंगल से पकड़ा गया था, और जब हमने इन्हें पकड़ा तो ये अपने माँ बाप को मार चुके थे। डॉक्टर्स के जाने के बाद दिखाया जाता है कि इन तीनों भाइयों में जो 3 फिंगर होता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, जिसने यहाँ पर आई हुई नई डॉक्टर के ऊपर हमला करके उसके हेयर पिन को ले लिया था। अब वो उससे लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे खोल नहीं रहा होता। ये तीनों भाई उससे पिन मांगते हैं और लॉक खोल के यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं और डॉक्टर को भी मार देते हैं। इस घटना के 9 साल बाद दिखाया जाता है, यानी कि सन 2003 में 9 स्टूडेंट्स अपने दोस्त के केबिन में जा रहे होते हैं, लेकिन ये अपना रास्ता भूल जाते हैं, तूफान में फंस जाते हैं, और तभी इन्हें अपने सामने एक इमारत दिखती है। और ये इमारत वही सैनिटोरियम है जहां पर आज से 29 साल पहले 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई ने सभी पेशेंट्स को आजाद करवा दिया था और डॉक्टर्स को मार दिया था। यहां पहुंचने के बाद इन सबको एहसास हो जाता है कि ये जगह कभी हॉस्पिटल थी। ये उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब इन 9 में से 3 रात को सोने के लिए बेड ढूंढने के लिए जाते हैं। इन तीनों में से एक लड़का एक कमरे में जाता है और तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे उसके साथ की लड़कियां डर जाती हैं। वो उसे देखने के लिए जाती हैं, पर वो लड़का उनके साथ मजाक कर रहा होता है। वो दोनों लड़कियां नाराज होकर चली जाती है, और तभी दिखाया जाता है कि उन तीनों भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम 1 आई है, वो इन्हें देख रहा है, वो इनके पीछे जा रहा है। अब वो लड़का जिसने मजाक किया था वो अकेला ही जनरेटर ऑन करने जाता है। यहाँ पर लाइट आ जाती है, ये सब के सब खुश हो जाते हैं। अब जब रात को सब अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं, तो जिस लड़के ने मजाक किया होता है उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो टहलने चला जाता है। और तभी वो अपने सामने देखता है कि इनका वो दोस्त जिसके केबिन में इन्हें जाना था वो वहां पर खड़ा है। वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि वो ये बात किसी और को बताता, उसके पीछे 1 आई आ जाता है और उसे भी मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सब देखते हैं कि इनका साथी मिसिंग है, साथ ही इनका सामान भी गायब है। इन सबको लगता है कि इनका साथी इनसे मजाक कर रहा है, इसीलिए अब ये उसे ढूंढने जाते हैं। इनमें से 4 स्टूडेंट्स नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर उन्हें वो सेल्स मिल जाते हैं जहां पर पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ की चीजें और मंजर देखकर ये सब के सब डर जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होता है। अभी सब अलग अलग डायरेक्शन में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़की किचन में जाती है और वो उन 2 आदमखोर भाइयों को देख लेती है जो उनके साथी को मार रहे होते हैं। इससे वो डर कर वापस अपने साथियों के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है, पर इससे पहले कि सब यहाँ से निकल पाते वो आदमखोर इनकी एक और साथी को मार देते हैं। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं जहाँ पर इनकी स्नो मोबिल है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होते क्योंकि उन तीनों भाइयों ने इनकी गाड़ियां खराब कर दी है। अब इनमें से एक लड़की स्की चैंपियन होती है। वो कहती है मैं स्की करके यहाँ से मदद मांगने जाती हूँ। अब वो निकल जाती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बर्फ गिर रही होती है, इसीलिए बाहर खड़े नहीं हो सकते। ये सब के सब अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लेते हैं, लेकिन इन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हथियार चाहिए जो बेसमेंट में है, इसीलिए इनमें से 3 बेसमेंट में जाते हैं। और जब ये वहां से हथियार लेकर आ रहे होते हैं तभी 3 फिंगर इन्हें देख लेता है। वो इनके पीछे भागता है, लेकिन ये अपने आप को केज के अंदर बंद कर देते हैं। 3 फिंगर वहां से चला जाता है। अभी तीनों की तीनों हथियार लेकर ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन 3 फिंगर अभी भी इनका पीछा करता है और इन तीनों में से एक को सॉ टूथ पकड़ लेता है। अब बाकी के 2 साथी ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि इनका तीसरा साथी नहीं है, और तभी इन्हें अपने साथी की चीखों की आवाज आती है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि उसे मारा जा रहा है। और अब ये अपने साथी को बचाने का तय करते हैं, पर जब तक ये वहां पहुंचते हैं इनका साथी मारा जा चुका होता है। और अब ये फैसला करते हैं कि इससे पहले कि ये तीनों भाई इन्हें मारें, ये उन्हें अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाएंगे। ये उन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन तीनों को एक केज के अंदर बंद कर देते हैं। अब इन्हीं में से एक लड़का उन्हें मारना चाहता है। इन्हीं में एक लड़की होती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है। उसे लगता है कि ये बीमार हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पर पहरा दो, इन पर
नजर रखो और हम जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का अकेला रह जाता है और ये तीनों जिस सेल के अंदर बंद होते हैं ये वही सेल है जिसके अंदर आज से 29 साल पहले ये बंद थे और जिस पिन से इन्होंने 29 साल पहले सेल के लॉक को खोला था आज भी वो पिन वहीं पर होता है। अब रात को ये लड़का जब सो जाता है तो थ्री फिंगर एक बार फिर से लॉक को खोल देता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद यहाँ पर केनिया आती है ये देखने की सब कुछ ठीक है या नहीं और तभी लाइट चली जाती है। जब वो सेल के पास आती है तो देखती है कि उसके अंदर वो तीनों आदमखोर नहीं है और ना ही इनका दोस्त है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और अपने साथियों के पास वापस आती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है और तभी इनके दरवाजे पर कोई आता है जिसका पूरा मुंह ढका होता है। ये सोचते हैं कि ये उन्हीं तीनों में से एक है। ये उसे बुरी तरह से मार देते हैं पर बाद में इन्हें पता चलता है कि ये इनका वही दोस्त है जो पहरा दे रहा था। अभी सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये तीनों भाई इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। अब ये भागते भागते इन्हीं तीनों आदमखोरों के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सामान होता है। ये अपने गर्म कपड़े पहनते हैं। इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब इन्हें एक खिड़की मिल जाती है जहां से बाहर जा सकते हैं पर बाहर की तरफ से बर्फ जमी होती है। ये बर्फ को तोड़कर एक एक करके निकल जाते हैं पर जब इनकी आखिरी साथी निकल रही होती है तो वो वहां पर फंस जाती है और उसे ये तीनों भाई पकड़कर मार देते हैं। अब ये तीनों के तीनों बर्फ में भाग रहे हैं पर वो तीनों आदमखोर भाई भी इन्हीं की गाड़ियों में इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब सॉटूथ इनमें से एक को पकड़ लेता है। वो अपनी गाड़ी के साथ उसे घसीटता हुआ आगे ले जाता है पर वो लड़की उस पर हमला करती है जिस वजह से उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। वहीं आखिरी बची दो लड़कियां सारा और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उनके पीछे होता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि केनिया अकेली भाग रही है। दरअसल इन्होंने एक जाल बिछाया होता है और जब वन आई केनिया तक पहुंचने वाला होता है कि सारा उस पर लकड़ी से वार करती है जिससे वो गिर जाता है और इसके बाद ये उसकी स्नोमोबिल लेकर यहाँ से निकल जाती हैं। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई पर यहाँ पर थ्री फिंगर ने बहुत ही शार्प वायर लगा रखी होती है जिससे टकराने से इन दोनों की मौत हो जाती है। वहीं हमें इनकी उस साथी को भी दिखाया जाता है जो स्की करना जानती थी, जो मदद मांगने के लिए गई थी लेकिन वो भी एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। दरअसल तूफान में फंसने की वजह से, ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो हाईवे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी यानी कि वो मदद के नजदीक थी लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अंत में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ ट्रक में वापस सैनिटोरियम की तरफ जा रहा है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में दिखाया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के शहर में एक फेस्टिवल चल रहा है जहां पर सभी भेष बदल कर घूम रहे हैं। यहाँ पर एक रिपोर्टर भी होती है जो यहाँ की न्यूज कवर कर रही होती है। अब जब वो जॉगिंग करने के लिए जाती है तो भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाती है जहां पर उसके सामने एक एक करके तीनों आदमखोर भाई आते हैं और उसे लगता है कि ये भी फेस्टिवल में आए हुए लोग हैं जो अपना भेष बदल कर घूम रहे हैं। पर जब उसके सामने थ्री फिंगर आता है तो वो उसे जख्मी कर देता है। वो डर के यहाँ से भागने लगती है। तभी रिपोर्टर को मेनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है और जब वो तीनों चले जाते हैं तो मेनार्ड खुद ही उस रिपोर्टर को मार देता है। दरअसल मेनार्ड उन तीनों आदमखोर भाइयों का ही साथी है। ये एक सीरियल किलर है जो इन तीनों भाइयों के साथ मिलकर लोगों को मारता है लेकिन ये तीनों उससे डरते हैं। अब दिखाया जाता है कि 5 दोस्त अपनी गाड़ी से वेस्ट वर्जीनिया में हो रहे फेस्टिवल के लिए आ रहे होते हैं और तभी उनके सामने सड़क पर मेनार्ड आ जाता है। उसे बचाने के चलते इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो देखते हैं तो मेनार्ड सड़क पर पड़ा होता है। दरअसल वो नाटक कर रहा होता है। इनमें से 3 उसके पास आते हैं और जैसे वो मेनार्ड को हिलाते हैं वो चाकू से इनके ऊपर हमला कर देता है। अभी तीनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और वो तीनों आदमखोर भाई पेड़ों के पीछे से देख रहे होते हैं। वो इससे पहले कि तीर से इन्हें मारते यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन गाड़ियों के लिए यहाँ पर एक पुलिस वाला रुक जाता है और ये तीनों आदमखोर भाई उस पुलिस वाले को मार देते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर एंजेला जब मेनार्ड की फाइल देखती है तो देखती है कि ये एक वांटेड क्रिमिनल है। वो हाई अथॉरिटीज को कॉल करके बताती है। वो कहते हैं कि सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मेनार्ड को लेकर निकल जाएंगे। इस पर मेनार्ड कहता है कि सुबह तक शायद तुम जिंदा भी ना बचो। वहीं इन 3 दोस्तों को जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनमें से जो बिली होता है वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है जिससे उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। अब रात के सन्नाटे में वो तीनों के तीनों भाई टाउन के अंदर एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले वो टेलीफोन की लाइन को पूरी तरह से खराब कर देते हैं और इसके बाद वो बिजली भी काट देते हैं। पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है। वहीं बिली की दोस्त बिली को खाना देने के लिए निकल पड़ती है लेकिन उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है जो उसे मार देता है। अब बिली का एक और दोस्त बिली से मिलने के लिए पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसकी वो
वो दोस्त जो बिली को खाना देने के लिए आई थी वो यहाँ तक पहुंची ही नहीं। वहीं घर पर इनके दो दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर सॉ टूथ और वन आई पहुंच जाते हैं। वो इनके एक दोस्त को पकड़ कर ले जाते हैं और तभी उसकी साथी लीटा जो अंदर शार ले रही होती है वो उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है, लेकिन उसके ऊपर वन आई हमला कर देता है, पर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब इन आदमखोरों ने इनके जिस साथी को पकड़ा है उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया जाता है। दरअसल उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, इसीलिए वो चल नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर एंजेला कार्टर उसकी मदद के लिए बाहर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती वो तीनों आदमखोर अपने ट्रक से उसे मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो तीनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद एंजेला अंदर आकर सभी कैदियों को और बिली को भी छोड़ देती है, उन्हें गन देती है और कहती है कि तुम्हें इस जगह की रक्षा करनी होगी, और खुद वो पास ही की एक शॉप में जाती है जहां पर रेडियो है। वो रेडियो से मदद मंगवाना चाहती है। उसका कांटेक्ट एक लड़के से होता है और जब वो उसे सारी बातें बताती है तो उसे लगता है कि ये एक प्रैंक है। वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर इनकी वो साथी जो वन आई से बचकर भागी थी वो भी पहुंच जाती है। बिली उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है जो उसके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इसीलिए बिली अपने दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाता है और जब वो थोड़ी सी आगे जाता है तो वहां पर उसे उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख और गुस्सा आता है। तभी उनके सामने थ्री फिंगर आता है। ये उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। दरअसल ये थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने एक जाल बिछाया होता है। ये दोनों उस जाल में फंस जाते हैं और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल ग्राउंड में पूरा का पूरा जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, बस उसका सर ही बाहर होता है और उसका दोस्त भी पास में बंधा हुआ है। इसके बाद थ्री फिंगर इन दोनों को मार देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर अब तक मदद नहीं आई है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर एंजेला यहां पर एक कैदी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और कहती है तुम फेस्टिवल से मदद लेकर आओ। और जब वो उस तरफ जा रहा होता है तो सड़क पर बिछी कटीली तारों से उसकी गाड़ी पलट जाती है जो उन्हीं तीनों आदमखोर भाइयों ने बिछाई होती है। इसके बाद वो तीनों उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ले आते हैं, उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। उसकी आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर जाती है और जैसी वो उस जगह तक पहुंचती है जहां पर वो कैदी है तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर मेनार्ड के पास एक लड़की है जिसे पुलिस ऑफिसर ने उसके पास रखा है। मेनार्ड उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहां से जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो उसकी बातें मान लेती है, लेकिन जब मेनार्ड बाहर आता है बड़ी चालाकी से वो उसे अंधा करके बाहर सड़क पर छोड़ देता है। पुलिस ऑफिसर एंजेला जब उसे देखती है तो उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी मेनार्ड बाहर आ जाता, उसके हाथ में गन होती है और इससे पहले कि वो ऑफिसर एंजेला पर गोली चलाता वो उसके कंधे पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देती है और दोनों को अंदर ले आती है। मेनार्ड को एक बार फिर से सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और अब पुलिस ऑफिसर एंजेला फैसला करती है कि वो खुद ही मदद के लिए जाएगी, पर जैसे वो बाहर निकलती है तो उसे अपने हस्बैंड की गाड़ी दिखती है जिसमें उसके हस्बैंड बंद होते हैं। जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है तो थ्री फिंगर पीछे से अपना ट्रक लाता है और गाड़ी से टक्कर मार देता है जिससे उसके पति की मौत हो जाती है और अब वो पुलिस ऑफिसर एंजेला को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो बेहोश हो जाती है और जब एंजेला को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। उसके सामने मेनार्ड होता है जो आजाद हो चुका है। यहाँ पर जो लड़की थी जिसकी दोनों आंखें मेनार्ड ने खराब कर दी वो यहाँ से जा चुकी होती है क्योंकि मेनार्ड ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। और अब यहाँ पर मेनार्ड अपने तीनों आदमखोरों के साथ पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है जिससे पुलिस ऑफिसर एंजेला की भी मौत हो जाती है। वहीं उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखें अब खराब हो चुकी हैं, जो कि मेनार्ड ने की है। वो सड़क पर मदद मांग रही होती है और तभी वहां से उसे एक ट्रक की आवाज आती है। उसे लगता है कि मदद उस तक पहुंच गई, लेकिन उसके अंदर से थ्री फिंगर निकलता है जो उसे ट्रक के अंदर बिठा देता है। ट्रक के अंदर मेनार्ड बैठा होता है, वो उसे कहता है वेलकम, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। रॉन्ग टर्न फर्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत में कॉलेज स्टूडेंट रिच और हेली रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले रिच ऊपर चढ़ जाता है और जब हेली ऊपर चढ़ रही होती है तो उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं। वो समझ जाती है कि ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ है और तभी कोई ऊपर से रिच को नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो हेली को भी रस्सी से ऊपर खींच रहा होता है, पर वो अपनी रस्सी काट देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि उसका दोस्त मारा गया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है पर गिर जाती है और तभी
कोई उसे खींच लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह की कई वारदातें हो चुकी है। 3 दिन बाद क्रिस नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आज अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, पर सड़क पर बहुत बड़ा जाम होता है, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है। उसे रास्ते में गैस स्टेशन दिखता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उससे रास्ता पूछता है पर वो उसे रास्ता नहीं बताता। गैस स्टेशन पर उसे एक मैप दिखता है जिससे वो शहर जाने के दूसरे रास्ते को ढूंढ लेता है, पर ये कच्चा रास्ता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर अपने इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। इसीलिए क्रिस इस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा लेता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वहां पर उसे 2 रास्ते दिखते हैं। इनमें से एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये बहुत ही घने जंगल का है। वो उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है जो पहले से सड़क पर खड़ी थी। वो लोग जिनकी गाड़ी होती है वो क्रिस के पास आते हैं। क्रिस बिल्कुल ठीक होता है। क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने सड़क पर अपनी गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी थी। इन्हीं में से एक लड़की बताती है कि किसी ने सड़क पर कटीले तार बिछा रखे थे जिससे हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ये समझ जाते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझकर कटीले तार बिछाए हैं, इसीलिए मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से एक कपल गाड़ियों के पास ही रुक जाता है। अब जब ये सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियों के टायर जल रहे हैं, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं उन दोनों को दिखाया जाता है जो गाड़ियों के पास है। उन्हें झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। लड़का झाड़ियों के पास जाता है लेकिन वापस नहीं आता। अब इनमें जो लड़की होती है वो भी झाड़ियों की तरफ जाती है और तभी उसे वहां पर अपने साथी का जूता दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसका साथी मारा गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से कोई आकर उसे भी मार देता है। इनके बाकी 4 साथी एक घर तक पहुंच जाते हैं जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है। ये सब के सब घर के अंदर जाते हैं। घर की हालत से लगता है कि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां भी होती हैं और साथ ही वैसे ही कटीले तार, जिन कटीले तारों ने इनकी गाड़ी को पंचर किया था, वो भी यहाँ पर होते हैं। ये समझ जाते हैं कि इस इलाके में जितनी भी वारदातें हो रही हैं वो वही कर रहे हैं जो इस घर में रहते हैं। पर इससे पहले कि ये सब यहाँ से निकल पाते, ये खिड़की से देखते हैं कि बाहर एक ट्रक आ रहा है, जिसे देखकर ये सब के सब डर जाते हैं और घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद होता है। इसीलिए इन्हें घर के अंदर छुपना पड़ता है और अब घर के अंदर 3 आदमखोर आते हैं जो इंसानों को मारते हैं। ये चारों के चारों घर के अंदर ही छुप जाते हैं और जब ये आदमखोर अपना खाना खाकर सो जाते हैं तो ये सब के सब घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर इन्हें देख लेता है। सब के सब भाग जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों आदमखोर इन्हें ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं। क्रिस प्लान बनाता है कि वो इन्हीं की एक गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए क्रिस इनका ध्यान भटकाने के लिए झाड़ियों की तरफ चिल्लाता हुआ भागता है ताकि ये उसके पीछे आए, पर इससे पहले कि वो झाड़ियों के अंदर जा पाता, इन्हीं में से एक आदमखोर उसे गोली मार देता है, जिससे क्रिस जख्मी हो जाता है। बाकी अब 3 साथियों में से एक उन्हीं के ट्रक को चोरी करना चाहता है और जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो वो आदमखोर उसे भी मार देते हैं और अब क्रिस किसी तरह से इनके ट्रक को हासिल कर लेता है और बचे हुए 3 लोग ट्रक से यहाँ से निकल जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाकर इनका ट्रक एक जगह फंस जाता है, इसीलिए इन्हें ट्रक को छोड़ना पड़ता है और सड़क के रास्ते अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। और जंगल की भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं है। इन्हें शाम हो जाती है और जब ये एक जगह आराम कर रहे होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉच टावर है। इन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई होगा। ये तीनों के तीनों उसके ऊपर जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर इन्हें एक रेडियो मिलता है जिससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी इन्हें नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है और ये देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर टावर के ऊपर ही चढ़ रहे हैं। इस दरवाजे के ऊपर भारी सामान रख देता है। ये तीनों आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। अभी रेडियो पर मदद मांगते और अपनी लोकेशन बताते हैं, पर तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और टावर पर आग लगा देते हैं। अब इन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए नीचे घने पेड़ों के ऊपर कूदना पड़ता है। आदमखोर भी इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे होते हैं, पर तभी एक आदमखोर इनकी एक साथी को मार देता है। क्रिस किसी तरह से नीचे आ जाता है और जब वो सड़क पर आता है तो उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। ये पुलिस की गाड़ी होती है। वो उनके पास मदद के लिए जाता है, पर तभी वो आदमखोर पुलिस वाले को भी तीर से मार देते हैं। अब वो आदमखोर इसी गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं, इसीलिए क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उन्हें पता है कि क्रिस गाड़ी के नीचे है। वो गाड़ी के नीचे देखते हैं पर वहां पर कोई भी नहीं होता, जिससे वो हैरान हो जाते हैं। वहीं क्रिस की आखिरी बची हुई साथी
साथी को दिखाया जाता है जिसे घर पर इन आदमखोरों ने बांध रखा है, और इससे पहले कि वो उसे मार दे, क्रिस तेजी से एक गाड़ी को इनके घर से टकराता है और एक आदमखोर को मार देता है। इसके बाद वो दूसरे को भी खत्म कर देता है। अब वो अपनी साथी को छुड़ाता है, पर तभी एक आदमखोर इन पर हमला कर देता है, पर ये उसे भी मार देते हैं। अभी दोनों के दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और घर को ब्लास्ट करके ट्रक लेकर उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्रिस ने शहर पहुंचने के शॉर्टकट रास्ते को देखा था। गैस स्टेशन मास्टर इन्हें देखकर अंदर चला जाता है और क्रिस वहां पर लगे हुए मैप को निकाल देता है। हालांकि फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक नहीं।